शिक्षण विधियों के बारे में, और हम शिक्षण विधियों की ही बात कर रहे थे। तो शिक्षण विधियों के अंदर हम बात करें तो हमने देखा था कि व्याकरण के अंदर हम पढ़ रहे थे शिक्षण विद्या, और हिंदी की जो शिक्षण विद्या हम यहाँ पे कवर करते आए थे। तो व्याकरण के अंदर हमने देखा था कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण के अंदर देखा था कि व्याकरण की जो शिक्षण विद्या थी, तो उसके अंदर आपको पता है कि जिन शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि शब्दों की कैसे उत्पत्ति हुई है ना, तो इसमें ये बताया गया था कि एक ऐसा ये शास्त्र है जो शब्दों की क्या करते हैं, उत्पत्ति का ज्ञान देता है। अब व्याकरण हमेशा क्या करती है कि व्याकरण आपको शब्द को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का तरीका बताती है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो शब्द की उत्पत्ति का भी क्या कराती है, ज्ञान करवाती है। तो हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, और दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम आज देखने वाले शिक्षण विधियों के अंदर नेक्स्ट शिक्षण विधि जो होने वाली है सूत्र विधि, जो हमने कहाँ पे देखी थी, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो व्याकरण के बारे में यदि आपको थोड़ा बहुत पता चला, तो आगे चलते हैं सूत्र विधि की तरफ। और सूत्र विधि हमने कहाँ पढ़ी थी, तो ये किसका भेद था, तो आपने देखा था कि सूत्र विधि किसका भेद था। तो अपने को याद होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सूत्र विधि जो था वो निगमन विधि का भेद था। किसका भेद था, निगमन विधि का। तो निगमन विधि के दो भेद थे, आपने देखे थे, एक सूत्र विधि था और एक पाठ्य पुस्तक विधि था। दोनों ही, उम्मीद है आपको दोनों ही याद होंगे, एक तो सूत्र विधि था और एक पाठ्य पुस्तक विधि था। अब देखिए, संपूर्ण व्याकरण ही सूत्रों की सहायता से पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जब आप व्याकरण पढ़ा रहे हो या जब आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हो, तो आपको पता है कि जब भी आप कोई पढ़ाने का टॉपिक आपने जो लिया है, तो सभी को सूत्र विधि की बात करें तो सूत्र विधि के अंदर किसकी बात की जाएगी, सूत्रों की बात की जाएगी। मतलब जो भी आप यहाँ पे व्याकरण में पढ़ा रहे हो या जो भी बच्चों को ज्ञान करवा रहे हो, वो किसकी सहायता से होगा, सूत्रों की सहायता से पढ़ाया जाएगा। तो आपको सूत्र विधि के अंदर एक पॉइंट यह देखने को मिला कि संपूर्ण जो व्याकरण होगी वो किसकी सहायता से यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, सूत्रों की सहायता से। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट निकल के आया वो निकल के आया सूत्र। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है। हमने देखा कि वह कौन सी विधि है जो निगमन विधि का व्यापक रूप माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने निगमन विधि के बारे में पढ़ा था। तो निगमन विधि जब आपने पढ़ा ही था, तो निगमन विधि क्या कह रही थी, तो आपने देखा था कि निगमन विधि के अंदर हमने ये देखा था कि पहले पहले क्या बनाया जाता है, पहले यहाँ पे नियम बनाया जाता था। पहले यहाँ पे क्या बनाया जाता था, नियम। और ये किसकी तरफ चलती थी, उदाहरण की तरफ चलती थी। यानी कि निगमन विधि के अंदर हमने देखा था कि नियम से उदाहरण की ओर चलती थी। और यही बात कही गई है कि निगमन विधि का ही व्यापक रूप कौन सी विधि है। तो अभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, कौन सी विधि पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सूत्र विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे थे, सूत्र विधि। तो सूत्र विधि ही निगमन विधि का क्या है, व्यापक रूप है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कब कैसे कहाँ निकल जाए, तो आपको पता चला कि निगमन विधि क्या है, तो नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली निगमन विधि है, जो कहाँ काम आती है, तो हमने पढ़ा था उच्च कक्षाओं के अंदर काम आती है। इसके अंदर बालक क्या करते हैं, तो रटने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ती ज्यादा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह निगमन विधि की व्यापक रूप भी माना जाता है, किसको, सूत्र विधि को। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, व्याकरण शिक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा संपूर्ण व्याकरण सूत्रों की सहायता से पढ़ाया जाता है, वही क्या कहलाती है, सूत्र विधि कहलाती है। तो हमने पहले ही देखा था कि जब आप कोई शिक्षण कार्य करवा रहे हो या मान लो व्याकरण शिक्षण करवा रहे हो, तो उसके दौरान आप संपूर्ण जो भी व्याकरण पढ़ा रहे हो किसकी सहायता से पढ़ा रहे हो, सूत्रों की सहायता से पढ़ा रहे हो। तो यही क्या कहलाती है, सूत्र विधि आपकी कहलाती है। अब एक नोट डाल के रखा था कि निगमन विधि, अब देखो आपको यदि निगमन विधि के गुण और दोष पता है, तो सूत्र विधि के भी यही गुण माने जाते हैं। आपने निगमन विधि के गुण और दोष देखे होंगे। तो ये उस उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती थी, है ना, एक से अधिक बालकों को पढ़ाया जा सकता था। ये आपने पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर। तो ये कि ये सेम किस विधि के अंदर है, सूत्र विधि के अंदर, क्योंकि सूत्र विधि को निगमन विधि का क्या रूप माना गया है, व्यापक रूप माना गया है। क्या माना गया है, व्यापक रूप माना गया है, इसीलिए सूत्र विधि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रयोग, सूत्र विधि की बात कर रहे हैं,
तो सर्वाधिक प्रयोग जो है वो संस्कृत व्याकरण में इसका होता है। तो सूत्र विधि का जब बात करें तो सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करेंगे? संस्कृत व्याकरण में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सूत्र विधि पूरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं समवाय विधि। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम और क्या दिया हुआ है? वाय। समवाय, समवाय का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। समवाय का मतलब होता है साथ साथ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो आप कोई पढ़ा रहे हो, तो जैसे मान लो आपने कोई पाठ शुरू किया और पाठ शुरू करते 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 यदि कोई वर्ड आ गया, जैसे कोई भी वर्ड आया तो आपने डायरेक्ट उनको बता दिया कि ये गुण संधि है। आपने उनको बोला कि ये क्या है? गुण संधि है, इसमें यण संधि है। इस तरीके से आपने उनको व्याकरण भी बताना शुरू किया। एक बालक है, एक बच्चे को पाठ पढ़ाने के साथ साथ आपने क्या बताया? व्याकरण का भी ज्ञान करवाया। यही समवाय विधि कहती है। समवाय विधि ये कहती है कि एक शिक्षक पाठ के साथ साथ व्याकरण का भी क्या देता है? ज्ञान देता है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पाठ पढ़ाने के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ना, क्या ये विधि अच्छी है या बुरी? आपको क्या लगता है कि पाठ पढ़ाने के साथ साथ व्याकरण भी पढ़ना, ये विधि अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी? तो मेरे हिसाब से ये विधि क्या रहेगी? बुरी रहेगी। अच्छी भी इतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लो ये एक शिक्षक है और यह अध्यापक क्या कर रहा है? यह अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? पाठ। मान लो ये अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है और अध्याय पढ़ाते पढ़ाते एकदम से क्या आ गई? तो मान लो एकदम से गुण संधि आ गई। क्या आ गई इसमें? गुण संधि। तो टीचर गुण संधि बताने लग गया, तभी एकदम से आगे बढ़ा तो एकदम से यण संधि आ गई। क्या आ गई? यण संधि आ गई। उससे आगे बढ़ा तो एकदम से संज्ञा आ गई। तो क्या कर रहा है? व्याकरण बता रहा है। व्याकरण बता रहा जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक जो रह रहे हैं वो क्या रह रहे हैं? उठपटांग रह रहे हैं। इससे बालक न तो समझ पाएगा और शिक्षक भी भ्रमित हो जाएगा और बालक के ऊपर होके जाएगा और बालक अंत में निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो कुछ भी नहीं समझा बालक। तो कहने का मतलब ये है कि ये विधि, यदि आप पाठ के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान करवा रहे हो तो बालक को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा। मतलब इस विधि में अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाने के दौरान ही क्या किया जाता है? व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। वही क्या कहलाती है? समवाय विधि कहलाती है। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए समवाय विधि क्या है? तो आपको बताया गया कि शिक्षक या अध्यापक पाठ जब पढ़ाने लगता है तो व्याकरण का भी ज्ञान साथ साथ में देता रहता है। ये क्या होती है? समवाय विधि। अब देखिए, इस विधि से अध्यापक द्वारा शब्दों की रचना आदि पर विशेष क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। लेकिन यह विधि छात्रों के दृष्टिकोण से बात करें, छात्रों के दृष्टिकोण से अच्छी विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक न तो पाठ का आनंद ले पाता है ना, और न ही व्याकरण का रसास्वादन कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये विधि उपयुक्त नहीं है बालकों को सिखाने के लिए। तो समवाय विधि का मतलब होता था साथ साथ। अब बात करते हैं भाषा ससंगर ससंग विधि। भाषा ससर्ग विधि। अब देखिए भाषा ससर्ग विधि क्या होती है? तो देखिए, इस विधि में अध्यापक के द्वारा व्याकरण का शिक्षण बिल्कुल नहीं करवाया जाता। मतलब व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती। तो क्या पढ़ाया जाएगा? यदि जब व्याकरण ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो बालक को क्या पढ़ाया जाएगा? तो इस विधि के अंदर व्याकरण का बिल्कुल भी शिक्षण नहीं करवाया जाता है। केवल क्या? केवल व्याकरण। केवल जैसे व्याकरण का यहाँ पे शिक्षण नहीं करवाया जाता, जैसे ये व्याकरण यहाँ पे नहीं करवाया जाता, लेकिन शिक्षक क्या करता है कि शिक्षक शिक्षक यहाँ पे बालक को जो व्याकरण है उसकी अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो लाने को बोल देता है। तो अब ये विधि इतनी तो प्रबल नहीं हो सकती ना गाइस, कि जब मान लो शिक्षक ने उनको बताया कि व्याकरण की ये बुक ला देना, पढ़ लेना। अब बालक इतना होशियार तो है नहीं साहब कि ये बुक खरीद के ला दे, है ना। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि। अब बात करते हैं, मान लो पाठ्य पुस्तक ले भी आया, अब उसको पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो भी कोई फिक्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें अध्यापक के द्वारा व्याकरण का शिक्षण तो नहीं करवाया जाता, लेकिन क्या होता है, व्याकरण की अच्छी पाठ्य पुस्तक का नाम बता दिया जाता है। वह भाषा क्या कहलाती है? ससर्ग विधि कहलाती है। अब इस विधि से बालक न तो व्याकरण सीखता है ना, और न ही अध्यापक को कोई प्रतिपुष्टि मिलती है। अब
बालक न तो व्याकरण सीखेगा, व्याकरण बालक न तो सीखेगा, और नहीं शिक्षक को पता चलेगा कि बालक ने वो बुक खरीदी या नहीं खरीदी। अब आपने किताब तो बता दी, ये व्याकरण की किताब अच्छी है, अब बालक इसको खरीदेगा या नहीं खरीदेगा इसका कोई पता नहीं है। तो सत्सर्ग विधि के अंदर आपको समझ में आया, इसके अंदर व्याकरण का तो शिक्षण बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पाठ्य पुस्तक जरूर बताई जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो सेशन समझ में आया होगा। आगे इसी सेशन के अंदर हम लेने वाले गद्य के शिक्षण विद्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।